द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट एट द पॉइंट्स 1 एंड 2 इज। बच्चों हमें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए एक प्लैनेट जो है सन के अराउंड इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यूजिंग एंगुलर मोमेंटम conservation, we can say that total initial angular momentum is equals to total final angular momentum। angular momentum को L से डिनोट करते हैं बच्चों, Li इज इक्वल्स टू LF। अब Li एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P। R क्रॉस P बोले तो mvr sin थीटा, P इज लीनियर मोमेंटम, तो R क्रॉस P है तो R mv sin थीटा। अगर आप देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और आर जो है बच्चों इस डायरेक्शन में सन के अबाउट, तो 90 डिग्री है, इसलिए साइन 91 हो जाता है। तो सिंपली आपको एम वी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ये काम करना है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर क्या है, कांस्टेंट। अब बच्चों मास भी तो प्लैनेट का कांस्टेंट रहेगा, तो एम वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज़ v1 एंड यहाँ से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सन वो है r1 इज इक्वल्स टू मास m, वेलोसिटी इज़ v2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r2। तो ये बच्चों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई होप बच्चों ये कहानी यहाँ तक समझ में आती है आपको। मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 का रेशियो। तो हमने कहा कि v1 इज वेलोसिटी एट 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट 2 विल बी r2 अपॉन r1। अगर बच्चों मैं v1 बाई v2 फाइंड आउट कर लिया हूँ, तो क्या मुझे अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, हाफ ऑफ m इंटू v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ m इंटू v2 का स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी होता है। हाफ m कैंसिल आउट हो गया, v1 अपॉन v2 का स्क्वायर चल रहा है। v1 अपॉन v2 क्या है, r2 अपॉन r1, इसका स्क्वायर कर लेंगे अपन, तो r2 अपॉन r1 का स्क्वायर सेकेंड। इफ़ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज जीरो देन द पोटेंशियल। देखिए बच्चों कह रहा है कि एक सर्टेन स्पेस है, उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड Eg जो है वो जीरो। फिर पोटेंशियल की कहानी आपसे पूछा गया है, तो आप कहोगे कि Eg जो होता है वो होता है माइनस का dv अपॉन dr। तो अगर बच्चों Eg जीरो कर दिए दैट मीन्स dv बाई dr जीरो हो गया, दैट मीन्स डेल्टा v जो होता है वो जीरो हो गया। v जो रहेगा दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो कांस्टेंट हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, पोटेंशियल ये क्या है, कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन दिस रीजन इज जीरो। सपोज कीजिए ये हमारा ए है और ये कोई पॉइंट है बी, यहाँ का भी पोटेंशियल v है, यहाँ का भी पोटेंशियल v है, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना। अभी जस्ट आपने कहा है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी जीरो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट इन द रीजन इज जीरो। ये तो गलत बात है। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जीरो है, नॉन जीरो भी तो हो सकता है ना बच्चों। तो फर्स्ट, by what percentage the energy of a satellite has to be increased to shift it from an orbit of radius r to orbit of radius 3r by 2। बच्चों जब ऑर्बिट ऑफ रेडियस r में होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, ur विल बी, आप कहोगे माइनस का gmm अपॉन r। और जब आपने ऑर्बिट 3r/2 में दे दिया तो उसमें जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो gmm अपॉन r की जगह 3r/2 रखोगे, दैट इज़ माइनस का 2/3 gmm अपॉन r। जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहेंगे डेल्टा u इज इक्वल्स टू u 3r/2 माइनस का ur/r माइनस का ur। तो ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा बच्चों कि r से 3r/2 में ले जाने पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया है। अगर वो कैलकुलेट कर ले फिर अपने को परसेंटेज निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब u 3r/2 का आपका एक्सप्रेशन है माइनस का 2/3 gmm अपॉन r, माइनस का ur कितना है, माइनस का gmm अपॉन r। माइनस माइनस बच्चों प्लस हो चुका है,
माइनस और माइनस प्लस हो गया है, प्लस का GMM/r। सॉल्व कीजिए, 3r और r का एलसीएम 3r होगा, माइनस का 2GMM होगा, प्लस का r है तो 3GMM होगा। बच्चों 3 - 2 विल बी GMM/3r। ये आपको डेल्टा U आ चुका है। अब हमें तो चाहिए परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंटेज द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। तो इतना एनर्जी अगर आप दे देते हो तो वो r से 3r/2 में चला जाता है। अब इसी को परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बच्चों जो फाइनल एनर्जी आया है, मतलब जो चेंज आया है वो लिखते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था, तो इनिशियल था, अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, GMM/r इनिशियल इतना था इंटू 100। GMM/r GMM/r कैंसिल हो गया, 1/3 इंटू 100%, दैट इज़ 100/3, दैट इज़ 33.33% एनर्जी आपको शिफ्ट में देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 particles each of mass m is placed at the corner of a square of side L. Find the potential energy of the system. सपोज कीजिए बच्चों हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के हर एक वर्टिसेस पे क्या किया है आपने, एक एक पार्टिकल को क्या किया है, लोकेट कर दिया है। ठीक है, तो 4 पार्टिकल्स है, सबका मास m m m एंड m मास है। ठीक, प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L, साइड L, साइड L और साइड L रहेगा। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे लिखते थे अपन, तो हर एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल एनर्जी ले लेते थे ग्रुप में, ठीक है, पेयर करके, और उसके बाद उसको सम कर देते थे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय U टोटल, U टोटल इज, सिस्टम की बात चल रही है बच्चों, U टोटल इज इक्वल्स टू U ऑफ, इसको मैं 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4 कह देता हूँ। U टोटल ऑफ, पेयर बनाते हैं 1 2 का, प्लस का U 2 3 का, प्लस U 3 4 का, प्लस U 4 1 का, प्लस U 2 4 का, प्लस का U ऑफ 1 3। तो मास का बच्चों इस बार हमें ये डायगोनल वाला भी दो जो पेयर दिख रहा होगा उसको भी कंसीडर करता है। ठीक है, अब आइए U12 कैसे लिखेंगे, तो माइनस का G m इंटू एम विल बी m² अपॉन डिस्टेंस L। U23 कैसे लिखेंगे, माइनस का G m² अपॉन L। U34 माइनस का G m² अपॉन L एंड U41 विल बी माइनस का G m² अपॉन L। अब बच्चों लिखते हैं U24 में फिर से माइनस का G m इंटू एम m², लेकिन अब L नहीं होगा, अब यहाँ से यहाँ तक जो डायगोनल का लेंथ है वो कितना होता है, √2L, तो √2L हो जाएगा। माइनस का U13 G m² अपॉन √2 टाइम्स ऑफ L। ये सारे पेयर आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं माइनस का 4G m² अपॉन L, माइनस का 2G m² अपॉन √2L, ये एक्सप्रेशन बन रहा है बच्चों। माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, G m² कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा, G m²/L कॉमन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए बचेगा आपके पास, माइनस कॉमन ले लिया है 4 तो 2 बच गया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस हो जाएगा, और 2G m² अपॉन L ले लिया है तो अपॉन √2 हो जाएगा। तो -2G m² अपॉन L, 2 + √2, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। माइनस का 2G m² अपॉन L, 2 + 1/√2 हमारा थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल। A satellite of mass m is revolving in a circular orbit of radius r around a planet of mass m. If potential energy of the orbit is assumed to be 0, then its total energy is. बच्चों टोटल एनर्जी होता क्या है, टोटल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिनोट करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी तो बच्चों कह रहा है कि 0 है, 0 कर दिया। टोटल एनर्जी को E से करते हैं, तो जो टोटल एनर्जी आएगा वो K के इक्वल आएगा। K क्या होगा, हाफ ऑफ मास m इंटू, अब जो पार्टिकल हो हमारा जो सेटेलाइट है, लेट्स से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, जो सेटेलाइट है हमारा वो सर्टन वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 से क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, तो हाफ ऑफ m इंटू V0 का स्क्वायर। अब आपको हो गया कि ये V0 कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो ये मास जो है
प्लैनेट का m है और सैटेलाइट का मास स्मॉल m है। बच्चों अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दोनों के बीच में। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू डायनामिक्स इक्वेशन कहता है कि मास m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि वी नॉट स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। एक आर ने एक आर को कैंसिल किया, एक एम ने एम को भी कैंसिल कर दिया। यहाँ से वी नॉट की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर आएगा। हमें इसका स्क्वायर करना है, हाफ ऑफ एम वी नॉट आ चुका है, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो जी एम अपॉन आर हो जाएगा। तो आ जाएगा अपने पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर, ये आ जाएगा टोटल एनर्जी जी एम एम अपॉन टू आर। कौन सा ऑप्शन है जी एम एम अपॉन टू आर? Select the escape velocity of a particle placed at center of earth. G is acceleration due to gravity at surface. बच्चों देखिए अपने पास क्या है, लेट से अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर हो गया। ठीक, कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अर्थ। लेट से m मास का एक पार्टिकल जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे है, इसको आपने वी वेलोसिटी से क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। अब वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है और एस्केप करवाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना है बच्चों इसको। तो किसी इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लेते, किसी इनफाइनाइट पोजीशन पे गया होगा जहाँ पे इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या होगी, जीरो हो जाती है। ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी जो होगा इसका वो क्या रहेगा, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं जब भी एस्केप स्पीड हमने कैलकुलेट किया, चाहे सरफेस ऑफ अर्थ से किया है, अभी सेंटर ऑफ अर्थ से हम कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे कि यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन किसी इनफाइनाइट पोजीशन पे गया होगा, इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा बच्चों। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल जो होगा वो के फाइनल प्लस यू फाइनल के इक्वल होना चाहिए, यही एनर्जी का। अब के फाइनल इन्फिनिटी पे जीरो है, यू फाइनल भी जीरो है। के इनिशियल अगर देखें तो हाफ ऑफ मास एम इंटू वेलोसिटी वी का स्क्वायर, इसके वेलोसिटी है वी तो वी का स्क्वायर, प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है -3/2 जी एम एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ आर हो जाता है। ये याद रखें बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर ऑफ अर्थ -3/2 जी एम एम अपॉन आर होता है, विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 जी एम एम अपॉन आर होगा। कैंसिल आउट क्या सब हो रहा है, मास ने मास को कैंसिल किया, टू ने टू को कैंसिल कर दिया, वी स्क्वायर आ रहा है 3gm/r। बच्चों स्मॉल जी के टर्म्स में सारे आंसर हैं, तो ये g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशनशिप आपको पता है स्मॉल जी कैपिटल जी के बीच में। जी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, g इंटू आर स्क्वायर। अब हुआ क्या, इस जी एम को कैलकुलेट किया और यहाँ पे जो जी एम दिख रहा है वहाँ पे लिख दिया मैं जी आर स्क्वायर बाय आर, आर ने आर को कैंसिल किया। वी ई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3gr, v क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3gr, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है। और सेकेंड, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज टेकन टू हाइट इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ अर्थ। द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। सपोज करते हैं बच्चों, ये जो है हमारा अर्थ सरफेस से हमने एक पार्टिकल, अर्थ सरफेस से हमने एक पार्टिकल को क्या किया है, इस हाइट तक लेके चले गए। ठीक है, इस पार्टिकल को इस हाइट तक लेके गए। कह रहा है कि हाइट जो है इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ अर्थ, जो h है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। लेट्स से ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ r है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमसे इंक्रीज पूछा गया है। पहले अपन u एट सरफेस कैलकुलेट करते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, वही फॉर्मूला माइनस का जी एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज आर, एंड यू एट हाइट एच, यू एच इज माइनस जी एम एम अपॉन, यहाँ पे सेंटर से यहाँ तक का जो हाइट है बच्चों वो 2r प्लस आर 3r है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी यू एच माइनस का यू सरफेस, यू एस कह देता हूँ मैं,
यू एच इज माइनस का जी एम एम अपॉन 3r माइनस माइनस प्लस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है बच्चों, अब 3r r का एलसीएम 3r ही होगा, तो माइनस का जी एम एम प्लस का 3 टाइम्स ऑफ जी एम एम, जो कि कितना रहा है 3 - 1 विल बी 2GMM अपॉन 3r आ रहा है। अब बच्चों कैपिटल जी के टर्म्स में आंसर तो है नहीं, स्मॉल जी में है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन हमें निकालना आता है, जी इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर जी एम इज जी टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। जी एम को अपन क्या करते हैं बच्चों, 2 जी एम दिख रहा है उसको लिखिए जी आर स्क्वायर, मास स्मॉल एम रहने दीजिए, नीचे 3r, एक आर ने एक आर को भी कैंसिल किया, तो 2/3 mgr। जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 2/3 mgr आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन 3 दिख रहा है, और 3 हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी है। 3 particles are placed at corners of a square of side L. The net force acting on a particle of mass m placed at the center of a square is। बच्चों देखिए 3 particles, 3m यहाँ प्लेस्ड है, m यहाँ प्लेस्ड है, 2m यहाँ प्लेस्ड है। अगर अपन बात करें इस m मास के पार्टिकल को, तो 3m अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही m अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और 2m इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर 3m और m को देखें तो दोनों डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स 3m वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू m वाला, तो जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा 3m और m में, उसका डायरेक्शन वही यहीं पे होगा, और 2m का इधर होगा। तो बच्चों यहाँ पे ये 90 सिमिलरली ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों फोर्स जो आ रहा है, चाहे ये फोर्स देखें और ये फोर्स देखें, इनके बीच में एंगल 90। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट कर देना चाहिए। 3m जो फोर्स लगाएगा बच्चों, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैलकुलेट करते हैं। 3m की वजह से F3m इज जी एम इंटू 3m अपॉन, ये सेपरेशन क्या होगा, तो पूरा का पूरा डायगोनल क्या होता है, अगर L लेंथ है तो पूरा पूरा डायगोनल क्या होगा, √2L, पैथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो यहाँ से यहाँ तक हाफ क्या हो जाएगा, तो √2L/2, जिसको हम L/√2 भी कहते हैं, तो L अपॉन √2 का स्क्वायर। सिमिलरली F ड्यू टू M क्या हो जाएगा, तो GM इंटू एम अपॉन L/√2 का स्क्वायर। अब देखो F ड्यू टू 2m क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जी 2m इंटू एम अपॉन, फिर से वही डिस्टेंस तो L/√2 ही, L/√2 का स्क्वायर। बच्चों अब एक चीज़ें आप देखिए, F3m और Fm, ये जो हमारा कहानी है F3m और Fm, F3m और Fm डायरेक्टली अपोजिट है, तो इन दोनों का जो नेट होगा, जिसको मैं 3m की तरफ ही देख रहा हूँ, जिसको मैं F नेट मत कहो, F3m को माइनस कीजिए Fm से, तो एक डायरेक्शन जो कि 3m के डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, वो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 3gm²। F3m क्या है, 3gm², L अपॉन √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, L/2, माइनस का gm² अपॉन Fm कर रहे हैं L/2, 3 - 1 विल बी 2, 2gm² अपॉन L/2। तो अब यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे एक फोर्स है 2gm² अपॉन L/2, एक फोर्स ये है जो कि 2m की वजह से है, वो भी कितना है देखिए 2gm² अपॉन L/2। ठीक है, एक सेकेंड L²/2 बच्चों, L²/2 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 स्क्वायर है ना, तो L²/2। यहाँ भी है 2gm² अपॉन L²/2, 2gm² अपॉन L²/2। ये दो फोर्स है, मैं इन दोनों फोर्स को F, मैग्नीट्यूड सेम है तो F कह देता हूँ। एक फोर्स यहाँ है F, एक फोर्स यहाँ है F, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। हमें रिजल्टेंट पूछा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो आप कहोगे √(f² + f² + 2 F1 F2 cos 90 0, दैट इज √2f²। अब √2f² को √2 टाइम्स ऑफ F लिख सकते हैं, √2 इंटू F क्या हो जाएगा, 2gm² अपॉन L²/2, क्या 2 फिर ऊपर चला जाएगा, तो √2 इंटू 2 2 जा 4 gm² अपॉन L², तो 4√2 gm² अपॉन L², ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो 4√2 g m² अपॉन l² जो कि फोर्थ। A body of mass m rises to a height h equals to r/5 from the earth's surface, where r is radius of the earth. If g is acceleration due to gravity at the earth's surface, the increase in potential energy is। बच्चों अपने पास एक अर्थ सरफेस हमने बना लिया और इस अर्थ सरफेस से हमने एक बॉडी है जिसका मास क्या है m मास के बॉडी को क्या किया है, रेज किया है। ठीक है, इस सरफेस से लेट से हमने सर्टेन हाइट h रेज किया है, जो कि वैल्यू दिया हुआ है कि h इज इक्वल्स टू r/5। तो आपने h हाइट रेज करके यहाँ तक लेट से लेके आया है। तो कह रहा है कि इफ़ g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस कैलकुलेट करना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस का g/m अपॉन रेडियस r। रेडियस दे रखा है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ m, तो r रेडियस माइनस g/m/r। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, जिसको अपन डिनोट इससे कर लेते हैं बच्चों, इसको डिनोट कर लेते हैं US से, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h विच इज इक्वल्स टू r/5 फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो u एट हाइट h इज इक्वल्स टू माइनस g/m अपॉन r। क्या होगा बच्चों? सेंटर से अगर आप h हाइट तक जाए तो मास जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ से यहाँ तक जाने पे आपको जो टोटल डिस्टेंस r है वो आ जाएगा r प्लस r/5। अब देख सकते हैं r प्लस r/5 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, माइनस का g/m अपॉन 5r प्लस r, एलसीएम ले लिया मैंने तो 6r डिवाइडेड बाई 5 ऊपर चला गया। ये आपका u एट हाइट h। पूछा क्या गया है? द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जीज। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा? कहेंगे इनिशियली तो इतना था ही, फाइनल इतना हुआ है, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? तो उसके लिए हमें फाइनल माइनस इनिशियल एक बार करना पड़ेगा। u फाइनल माइनस u इनिशियल, और u फाइनल क्या है? एट हाइट h माइनस u इनिशियल दैट इज एट सरफेस s। माइनस का 5/6 g/m अपॉन r, माइनस का g/m अपॉन r। ठीक है, 6r और r का एलसीएम ऑफकोर्स 6r होगा, यहाँ पे माइनस 5g/m हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6g/m हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद बच्चों जो हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है 6 माइनस 5 विल बी 1 g/m अपॉन 6r। ये आ रहा है हमारा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी g/m अपॉन 6r। ऑप्शन देखते हैं, g/m अपॉन 6r। अब देखिए जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है वो कैपिटल G में, जो ऑप्शन है सारे वो सब के सब स्मॉल g में है। तो ये स्मॉल g कैपिटल G के बीच का रिलेशन g इक्वल्स टू gm अपॉन r² लिखते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ से मैं gm को लिख सकता हूँ g इंटू r² लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इस एक्सप्रेशन में बच्चों gm की जगह लिख रहा हूँ मैं g इंटू r² इंटू m अपॉन 6। r ने r को कैंसिल किया, mgr अपॉन 6। क्या एक्सप्रेशन बन के आ रहा है? mgr अपॉन 6, mgr अपॉन 6 दैट इज 1/6 mgr। सी ऑप्शन है और सी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड हैव बीन। बच्चों डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को हाफ किया गया है, प्रेजेंट जो भी वैल्यू है उससे, तो नंबर ऑफ डेज एक ईयर में कितना होगा? तो आइए अपन केपलर्स के सेकेंड लॉ पे चलते हैं, सॉरी केपलर्स के थर्ड लॉ पे चलते हैं जो कि लॉ ऑफ पीरियड्स था। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इनिशियली जो टाइम पीरियड है बच्चों, प्रेजेंट जो है वो टाइम कितना है? 365 डेज इन अ ईयर, और जो r है, जो स्मॉल r है, उसको अपन रेडियस ऑफ अर्थ r कर लेते हैं। अब कह रहा है कि अगर हमने r की जगह जो r न्यू है वो क्या कह रहा है कि हाफ कर देना है, तो r/2 करना है इसका मतलब। तो t न्यू क्या होगा ये आपने बताना है।
आप कहोगे यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ पीरियड्स, वी कैन से दैट टी स्क्वायर अपॉन टी न्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर न्यू का स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब अपॉन आर न्यू का क्यूब, क्यूब है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी कितना है 365, तो 365 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी न्यू का स्क्वायर जो नया टाइम पीरियड आएगा। आर तो पहले आर था तो आर का क्यूब डिवाइडेड बाय आर न्यू क्या है आर बाय 2 का होल क्यूब। सॉल्व कीजिए तो आर क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 ऊपर नीचे आर क्यूब दिखेगा, आर क्यूब ने आर क्यूब को कैंसिल किया। बच्चों 365 का स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा आपके पास 8 इज इक्वल्स टू टी न्यू का स्क्वायर, हमने साइड चेंज कर दिया। अब हमें चाहिए टी न्यू विल बी अंडर रूट ऑफ 365 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, यही होगा। अब 365 तो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है तो रूट के बाहर चला गया, लेकिन रूट 8 बच जाएगा। 365 बाय रूट 8 जब करोगे बच्चों आप तो 129 आएगा। तो 129 जो 365 डेज था वो अब कितना हो गया 129 डेज, जो कि बी ऑप्शन है हमारा। आई होप। Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r to the power minus 5 by 2, then t square is proportional to। बच्चों जनरली होता क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपन यूज़ करते हैं, तो जी एम इंटू लेट्स से एम इज मास ऑफ स्टार इंटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होना चाहिए। दोनों के बीच का सेपरेशन आर है तो आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर माइनस 2, लेकिन ऐसा नहीं कहा, कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर माइनस 5 बाई 2। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में, वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो फोर्स जो कि है आर टू द पावर माइनस 5 बाई 2, वही क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस आर। अब m तो कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कांस्टेंट है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो m है, ओमेगा है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, इसका भी स्क्वायर इनटू r। फोर्स खुद r टू द पावर माइनस 5 बाई 2 के प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स की जगह r माइनस 5 बाई 2 लिखता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए मास m कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटाइए 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। क्या बच्चों हमें आर को उस साइड भेजना चाहिए या टी स्क्वायर इधर भेजते हैं, इधर आर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर आर माइनस 5 बाई 2। यहाँ से देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ऊपर है 1 लेके, माइनस 5 बाई 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 बाई 2। टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 2 प्लस 5 दैट इज 7 बाई 2। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 7 बाई 2, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी, और बी ही हमारा क्या है बिल्कुल। The period of revolution of planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from the sun is how many times greater than that of B from the sun? बच्चों टाइम पीरियड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन आप केपलर्स के थर्ड लॉ में भी देखे हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, कह रहा है कि टी ए इज 8 टाइम्स ऑफ टी बी, टाइम पीरियड ऑफ ए इज 8 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बी। तो बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं टी ए का स्क्वायर अपॉन टी बी का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का क्यूब। टी ए 8 टी बी है तो 8 टी बी, टी ए की जगह 8 टी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का होल क्यूब। चलिए, क्या टी बी ने टी बी को कैंसिल किया, स्क्वायर स्क्वायर था कैंसिल आउट, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर बी का होल क्यूब। अब बच्चों यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि आर ए अपॉन आर बी इज 64 क्यूब रूट ऑफ 64, जो कि क्या हो जाएगा 4 4 जा 6, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आर ए अपॉन आर बी जो आ रहा है वो आ रहा है 4, दैट इज आर ए इज 4 टाइम्स ऑफ आर बी, आर ए इज 4 टाइम्स ऑफ आर बी। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन दैट इज आर ए इज
हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर दैन, तो 4 टाइम्स, तो सी आपका बिल्कुल। If three uniform spheres each having mass m and radius r are kept in such a way that each touches the other two, the magnitude of the gravitational force on any sphere due to the other two will be। बच्चों अपने पास जो है वो 3 स्फीयर दिया हुआ है, सबका मास m है और रेडियस क्या है, सबका r रेडियस है, सब के सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। मास m एंड रेडियस r, सब के सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेट्स से ऐसे कुछ, ठीक है बच्चों। अब देखिए तीनों के सेंटर को मैंने ड्रॉ कर दिया है। हमें कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर टू, ठीक है। किसी एक स्फीयर पे दोनों स्फीयर की वजह से हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। लेट्स से बच्चों अपन इस वाले ये जो कॉर्नर पे है इसको मैं 1 कह देता हूँ। इस 1 पे अपन बिकॉज ऑफ 2 and 3 ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मास m एंड मास m। अगर बच्चों मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड आपसे पूछूं तो आपको होगे यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन g मास m इंटू मास m अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है, तो ये है रेडियस r और ये भी रेडियस r, तो r प्लस r विल बी 2r, तो 2r का स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 लिखने का तरीका होता है बच्चों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो फिर से आएगा g मास m इंटू m अपॉन डिस्टेंस, ये भी जो है दोनों के बीच का सेपरेशन r प्लस r विल बी 2r का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों फोर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो लेट्स से मैंने f कर दिया कि f है। अब देखिए बच्चों हमें तो नेट फोर्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स ऑन 1। तो अगर मैं 3 की वजह से 1 पे फोर्स का डायरेक्शन लिखूं तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एट्रैक्टिव नेचर का, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, f, तो f लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, f है, तो f मैग्नीट्यूड का फोर्स। सिमिलरली अगर मुझे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देखे तो एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया है, वो f। जो नेट फोर्स होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, तो आपको होगा कि नेट रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये जो एफ नेट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या होगा बच्चों, तो वो अपन फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट अपन लिखना जानते हैं, दो फोर्स है, एक एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब अपन बात करें कि एंगल थीटा कितना है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी साइड 2r, ये भी साइड 2r, ये भी साइड 2r, तो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर विल बी 2f स्क्वायर प्लस का 2f इंटू एफ स्क्वायर कॉस 60। बच्चों कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर इंटू 1/2, 2 ने 2 को कैंसिल किया, आ गया अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर, रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर, एफ बाहर आ जाएगा, तो रूट 3 इंटू एफ। अब f की वैल्यू आपने खुद ही कितना कैलकुलेट कर रखा है, तो आप यहाँ से कहोगे कि f है जी एम स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है रूट 3, f की जगह लिखे जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, और डी ही क्या है बच्चों, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। एट अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, the value of g acceleration due to gravity on the surface of earth will be nearly। देखिए बच्चों सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है और इसको अपन अर्थ सरफेस कह देते हैं। अर्थ सरफेस पे अगर आपको जी कैलकुलेट करने को कहा जाए, यहाँ पे रेडियस r ले लेता हूँ मैं, r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, r इज़ रेडियस ऑफ अर्थ, ये सेंटर है।
तो अगर मैं जी कैलकुलेट करने को हूँ तो आपको होगा कि सर जी विल बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जी विल बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब सिचुएशन क्या दे रखा है कि इससे एच हाइट ऊपर जाना है और वहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू। दैट मीन्स इसको मैं डिनोट जी एच से करता हूँ। तो जी एच क्या होगा ये आपने बताना है। अब जो ये हाइट है बच्चों, ये रेडियस ऑफ अर्थ के ही इक्वल है। लिखा हुआ है कि एट अ हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब हाइट जो है रेडियस ऑफ अर्थ आर के ही इक्वल है। वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ जी जी एच होगा। जी एच का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो जी एम अपॉन, इस बार क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन देखिए, तो आपको हो गया आर प्लस टू आर, सॉरी आर प्लस आर विल बी टू आर का स्क्वायर, तो जी एम अपॉन 4r स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हमें जी एच की वैल्यू चाहिए और जी के टर्म्स में चाहिए। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया हूँ मैं 1 से, जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखते हैं क्या कैंसिल आउट, जी एम ने जी एम कैंसिल किया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को, तो बच्चों 4 नीचे आके 1/4 बन जाएगा। हमें चाहिए जी एच की वैल्यू, जी एच आ जाएगा जी अपॉन 4। जी एच क्या आ गया बच्चों, जी अपॉन 4। जी अपॉन 4 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी, और सी ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट। Two bodies of mass m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is 0. तो बच्चों अगर अपने को गिवन है दो बॉडी है, एक का मास m है और दूसरे का मास क्या है, 4m है, मास m एंड मास 4m, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना दे रखा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है r, डिस्टेंस r गिवन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। तो पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 कहाँ पे है। लेट्स से बच्चों अगर यहाँ पे अपन ले लेते हैं कि m मास से x डिस्टेंस पे, इस m मास से x डिस्टेंस पे जाके जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 है, तो ये बाकी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाकी का डिस्टेंस है, टोटल r था r माइनस एक्स, ये जो बाकी का डिस्टेंस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर 0 है, दैट मीन्स m की वजह से जितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उतना ही 4m की वजह से होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो ये m क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं फोर्स की बात कर लूँ तो वहाँ पे फोर्स क्या होगा, वहाँ पे अगर किसी मास को अपन रख देते हैं, उस मास को m अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और 4m अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मानते हैं बच्चों, तो डायरेक्शन भी अपोजिट आपको दिख रहा है। आइए ग्रेविटेशनल फील्ड E का जो एक्सप्रेशन है वो है पॉइंट मास के लिए gm अपॉन जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस अगर m मास की बात करें, इसको मैं em कह देता हूँ, हो जाएगा gm अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे E 4m की बात करें तो हो जाएगा g इंटू 4m अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल कर दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ em शुड बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E 4m, दैट इज gm अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4gm अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट होता हुआ gm दिख रहा है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पे 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिखूँ, विच इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू r, दैट इज 3x इज इक्वल्स टू r, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, r/3। तो वो पॉइंट हमें पता चल चुका है जिस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब कैलकुलेट करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों की वजह से ऐड कर मैग्नीट्यूड निकाल के अपन विद साइन ऐड कर देंगे। v ड्यू टू m विल बी माइनस का gm अपॉन x होता है। अब वो पॉइंट x आ चुका है r/3। v 4m की वजह से अब कैलकुलेट करते हैं,
माइनस का g इंटू मास विल बी 4m अपॉन x क्या होगा बच्चों, तो वो पॉइंट r माइनस एक्स डिस्टेंस पे है 4m से, तो r माइनस एक्स, r माइनस r बाई 3 माइनस का 4gm अपॉन माइनस का स्मॉल m लीजिए बच्चों, माइनस का 4gm अपॉन 3r माइनस r दैट इज 2r बाई 3 ऊपर गया। v नेट क्या आ जाएगा, तो vm प्लस का v ड्यू टू 4m माइनस का vm लिख रहा हूँ मैं, 3 गया ऊपर, माइनस का 3gm बाय r माइनस का 4 3 जा 12 gm बाय 2r 2 1 जा 2 6 जा माइनस 3gm बाय r माइनस 6gm बाय r दैट इज माइनस का 9gm बाय r। v नेट या v टोटल ये आ रहा है माइनस 9gm बाय r उस पॉइंट पे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है बच्चों, 0। माइनस का 9gm बाई r कौन सा ऑप्शन है, सी, और सी हमारा क्या है बिल्कुल। 2 particles of equal mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle with respect to their center of mass is। बच्चों अपन क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, 2 पार्टिकल ले लिया, लेट से एक m मास का है और ये भी क्या है, m मास का है, ठीक है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बच्चों, अब इसका सेंटर ऑफ मास ये बताइए कहाँ होगा, तो आप कहोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास m और m का यहाँ पे होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे हो जाएगा। ये रेडियस r और इस रेडियस को भी मैं क्या लिख रहा हूँ, r, ठीक है। अब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, तो इसके लिए आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना होगा। तो ग्रेविटेशनल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर म्यूचुअल gravitational force is providing necessary centripetal force, is providing necessary centripetal force। ओके, अब देखिए, ठीक है, ये कहानी समझ में आ गया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनके बीच में होगा कितना, तो जी एम इंटू एम विल बी एम स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर विल बी 2r का स्क्वायर, दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाय आर भी प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाय आर। तो मास ने एक मास को कैंसिल किया, आर ने एक आर को भी कैंसिल किया। यहाँ से बच्चों वी स्क्वायर आ रहा है जी एम अपॉन 4r, तो वी हमें पूछा है, तो रूट जी एम बाई 4r। अब रूट जी एम बाई 4r हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी, और बी ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g by 9 where g is acceleration due to gravity on surface of earth in terms of radius r is। बच्चों लेट से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक अर्थ बना लिया हमने, अर्थ का ये सरफेस हो गया, सरफेस ऑफ अर्थ पे जो g होगा वो स्मॉल g से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए आप आगे, लेट से इससे अपन h हाइट ऊपर चले गए, कितना ऊपर चले गए बच्चों, इससे हमें अभी पता नहीं है, इनफैक्ट वो h हाइट हमें कैलकुलेट करना है। h हाइट ऊपर चले गए, वहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है वो कह रहा है g by 9 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, g by 9, ठीक है। h हाइट ऊपर जाकर हमने देखा कि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, g अपॉन 9, तो यहाँ पे g अपॉन 9 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कह रहा है कि इस h की वैल्यू बताओ r के टर्म्स में, ठीक है, बता देंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर g की तैयार करें बच्चों, तो g क्या होता है, जी एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ r का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ मैं इसको ले लेता हूँ कि दिस इज r इज रेडियस ऑफ अर्थ, मास सेंटर पे है अर्थ का, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन। जी एच विल बी, इसी सिमिलर फैशन में आप लिखेंगे जी एम अपॉन, इस बार आर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ अर्थ से आर प्लस एच हो जाएगा, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए बच्चों एच की वैल्यू, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया 1 से। अब देखिए जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन
आर प्लस एच का होल स्क्वायर चल रहा है और इधर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कैंसिल आउट आपको बच्चों होता हुआ दिखेगा, जी एम। आइए जी एच की वैल्यू कितना का है, जी बाई 9 पुट कर देते हैं। जी बाई 9 अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ऊपर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर नीचे। जी ने जी को भी कैंसिल किया, 1/9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1/9 है, यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। क्या मैं आर अपॉन आर प्लस एच के होल स्क्वायर लिख दूँ बच्चों? क्या मैं 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिख दूँ? लीजिए, स्क्वायर ने स्क्वायर को कैंसिल किया, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 1/3 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 3r, 3r माइनस आर विल बी 2r, एच इज इक्वल्स टू 2r। हाइट ही फाइंड आउट करना था, 2r के इक्वल आ चुका है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है 2r, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। द फिगर शोज अ प्लैनेट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एस। वेयर इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट मैक्सिमम। बच्चों आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट पेरिजी पोजीशन या पेरीहेलियन पोजीशन। पेरीहेलियन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। दैट इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट पेरिहेलियन पोजीशन। ठीक है, अब पेरिहेलियन पोजीशन है कौन सा, तो जो प्लैनेट का डिस्टेंस सन से सबसे नज़दीक में हो उसी को पेरिहेलियन कहते हैं। तो P4 हमारा पेरिहेलियन है। ठीक है, यही है हमारा पेरिहेलियन, पेरिजी भी कहते हैं बच्चों, और जो फारदेस्ट है उसको अपोजी भी कहते हैं। इस P2 को क्या कहते हैं, अपोजी या एपेहेलियन। तो P4 आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका। द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ प्लैनेट P1 एंड P2 इज K1। रेशियो ऑफ रेडाई दैट इज R1 अपॉन R2, दोनों प्लैनेट का जो रेशियो है वो K1 है। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन देम इज G1/G2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या है बच्चों, K2। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम देम विल बी, बच्चों एस्केप वेलोसिटी V क्या होता है, √2gm/r या फिर √2gr। तो हमें G1, G2, R1, R2 स्मॉल g के टर्म्स में है तो हम यूज़ करेंगे VE1/VE2, रेशियो ही चाहिए। एक बड़ा सा √2g1r1 डिवाइडेड बाय 2g2r2। अब बच्चों हमने यहाँ पे R1 R2 पहले स्मॉल कर रखा है, तो आप भी इस एक्सप्रेशन में क्या कीजिए, स्मॉल r ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन का तरीका है। कर लिया, 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया। √G1/G2 क्या है, K2 है, और R1/R2 क्या है, K1 है। तो आपको हो गया कि √K1/K2 इसका रेशियो होगा, जो कि द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t। द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r इज। बच्चों पीरियड पूछा गया है, रेडियस दे रखा है, आपको हो गए यूजिंग द एक्सप्रेशन t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r का क्यूब। कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, तो टाइम पीरियड एक का t दे रखा है, t² इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट k इंटू रेडियस क्या है, r का क्यूब। द पीरियड ऑफ अनदर सेटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, कोई दिक्कत नहीं, हमें टाइम पीरियड अनदर है, t' ले लेता हूँ, t' का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिवाइड कर देते बच्चों, k कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा, r क्या है इस बार 4r का क्यूब कर लीजिए। क्या कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, k कैंसिल, t² अपॉन t' का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r³ डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब कीजिएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या होगा बच्चों, 64। ठीक है, 16 4 जा 64 इंटू r³ कैंसिल आउट हो रहा है, r³ ने r³ को, हमें 64t² क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 64t² इज इक्वल्स टू t' का स्क्वायर आ रहा है। अब हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, तो t' विल बी √64t²। 64 8 बन के बाहर आएगा, t² t बन के, तो t' बच्चों कितना आ रहा है, 8t के इक्वल आ रहा है। 80 हमारा सी ऑप्शन है, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट।
द पीरियड ऑफ सेटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बच्चों आइए टाइम पीरियड का सबसे पहले अपन क्यों ना एक एक्सप्रेशन ही तैयार कर ले, फिर जो भी होगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सपोज कीजिए बच्चों कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कोई प्लैनेट है, जनरली अपन अर्थ ही ले लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का मास भी होगा और इस अर्थ के प्लैनेट से आर डिस्टेंस पे एक सर्कुलर ऑर्बिट, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है। इस पे क्या कर रहा है, कोई एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस पाथ के थ्रू वो मोशन में, ठीक है। तो जो पार्टिकल है वो ऑर्बिटिंग कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट का, जिसका रेडियस हमने आर ले लिया है। इसका मास जो है सैटेलाइट का वो मैं स्मॉल एम ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान समझिएगा बच्चों, मास हमने क्या किया, स्मॉल एम ले लिया। जो सर्कुलर पाथ का जो ऑर्बिट का रेडियस है वो आर ले लिया हो। एम जो कैपिटल दिख रहा है वो मास ऑफ प्लैनेट है, ठीक। अब देखिए हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो आप कहोगे कि अगर सर्कुलर मोशन करना है तो उसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा बच्चों, तो आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कितना होगा दोनों के बीच में, तो F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन रेडियस आर का स्क्वायर। एंड दिस फोर्स, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स will provide necessary centripetal force to the satellite to orbit around सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिटिंग के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो दे रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं डायनामिक्स का इक्वेशन कि GMM अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास m इंटू, अब कितने वेलोसिटी से, लेट्स से V0 वेलोसिटी से, V0 को ही ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, तो m V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब ये बच्चों V0 का स्क्वायर बाई आर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, m ने m को कैंसिल किया, एक r ने एक r को कैंसिल किया। यहाँ से बच्चों अगर आप देखें तो V0 जो ऑर्बिटल स्पीड है उसका एक्सप्रेशन आएगा अंडर रूट ऑफ GM बाई आर। आप कहोगे तो ये तो ऑर्बिटल स्पीड है, हमें तो टाइम पीरियड तक जाना है। बिल्कुल बच्चों चलेंगे टाइम पीरियड तक। देखिए टाइम पीरियड के लिए t इज इक्वल्स टू 2π/ω चाहिए, और ओमेगा और V0 के बीच में रिलेशन है। कैसे, V0 इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, सो फ्रॉम हेयर ओमेगा विल बी V0 बाई आर। चलिए बच्चों पुट कर देते हैं यहाँ पे 2π/ω, ओमेगा की जगह V0 बाई आर रखते हैं, दैट इज़ 2πr/V0 हो जाएगा। चलिए पुट कर दें, t इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाई V0, V0 जस्ट आपने कैलकुलेट किया है GM डिवाइडेड बाई आर, दैट इज़ 2π अपॉन रूट GM तक तो ठीक है बच्चों। एक ऊपर में r है और एक हमारा रूट r, क्योंकि GM बाई आर है ना तो रूट आर ऊपर गया, तो इसको मैं 2π इस r को क्या अंदर भेज दूं, तो क्या अंडर रूट ऑफ r³ बन जाएगा, क्योंकि r अंदर जाएगा रूट के अंदर, r स्क्वायर बन के पहले से एक r है, 2π अंडर रूट ऑफ r³ डिवाइडेड बाय रूट GM। इसी को बच्चों टाइम पीरियड को ऐसे लिख सकते हैं 2π अंडर रूट r³ बाय GM। बच्चों अब याद आ रहा होगा इस एक्सप्रेशन को देख के आपको एक चीज़ें तो याद आ ही गया होगा, वो क्या एक चीज़ें हैं, आप कहोगे कि जो हमने केपलर्स का थर्ड लॉ पढ़ा था कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यहाँ पे बच्चों आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा 2 मतलब t का स्क्वायर, 2π तो कांस्टेंट है, देखिए r³ के प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा। यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर आपको r³ के प्रोपोर्शनल दिख जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें भी याद आ गई। अब हमें टाइम पीरियड निकाल लिया, टाइम पीरियड डिराइव कर लिया। कह रहा है, ध्यान समझिएगा प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला ऑप्शन है मास ऑफ प्लैनेट। बच्चों मास ऑफ प्लैनेट तो यहाँ पे दिख रहा है, रेडियस ऑफ प्लैनेट भी दिख रहा है, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m जो है वो बच्चों यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो चुका है,
इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन में जो स्मॉल एम है वो बच्चों कैंसिल आउट हो चुका है, मतलब मास ऑफ सैटेलाइट पे इंडिपेंडेंट है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, और सी ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों बहुत ढंग से आपको जो है डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तो आप लिख दीजिए कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, independent of the acceleration due to gravity on the surface of moon is 1/6 that of surface of earth। बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहा है कि सरफेस ऑफ मून पे जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे अपन जी ले लेते हैं, तो जी मून कितना है बच्चों, g/6 है। एक इन्फॉर्मेशन पता चल गया। एंड द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 1/4 दैट ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ मून इज़ 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, लेट से डी लिख लेता हूँ मैं, तो d/4 आ गया। बच्चों द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटीज़ ऑन अर्थ एंड मून विल बी, हमें एस्केप वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक बार एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं बच्चों, डेरिवेशन कर लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सपोज कीजिए आप अर्थ सरफेस से क्या कर रहे हैं, एक किसी पार्टिकल को जिसका मास क्या है स्मॉल m, इसको आप ve वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के कहीं इन्फिनिटी पे चला जाए। ठीक है बच्चों, जब कहीं इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी जीरो, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, और कहीं ना कहीं जाके रेस्ट में तो आया ही होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। लेकिन तो बच्चों हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगा K1, और कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको U1 लिखता हूँ मैं। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन या फिर यूजिंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 एट द सरफेस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 एट इनफाइनाइट। अब इन्फिनिटी पे तो बच्चों K2 भी जीरो और U2 भी जीरो, 0 + 0 विल बी जीरो। K1 हाफ ऑफ मास m और वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया है, तो v का स्क्वायर, हाफ mv² यूज़ किया हूँ। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट से सरफेस है हमारा मास m, और जो रेडियस है सरफेस तक r रेडियस। तो बच्चों आप लिख सकते हैं U1 विल बी माइनस का gmm अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ r। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/r। सॉल्व किया बच्चों हमने यहाँ से, तो हाफ mve² कितना आ रहा है, माइनस को इधर भेज के प्लस बनाइए gmm/r। बच्चों स्मॉल m ने स्मॉल m को कैंसिल आउट कर दिया, 2 इधर भेजेंगे तो अपने पास v का स्क्वायर आ जाएगा 2gm/r, तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, √2gm/r। बच्चों √2gm/r ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। हेयर वी क्या है हमारा, यही हमारा है एस्केप स्पीड, इसे क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड। ठीक है बच्चों, अब ये तो है कैपिटल जी के टर्म्स में। हमारा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आइए कन्वर्ट करना आप जानते हैं। आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या होता है, gm अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर हमें चाहिए gm/r। देखिए बच्चों इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है कि हमें gm/r चाहिए, तो हमने क्या लिखा, g इंटू आर। हमने क्या लिखा बच्चों, g इंटू आर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, gm/r ही तो बचा, क्योंकि एक r जो था उसको इधर भेज दिया पर। तो gm/r को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, gr लिख सकते हैं। क्या हमें इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। एस्केप स्पीड जो v बन के आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है √2 gm/r की जगह gr लिख दीजिए। ये आपको एक रेडीमेड जो है एक और एक्सप्रेशन तैयार है एस्केप स्पीड का। दोनों में से जो जब यूज हो बच्चों वो आपको कर देना है डेटा देख के। अब यहाँ पे डेटा सजेस्ट ये कर रहा है कि स्मॉल जी और आर के टर्म्स में गिवन है इन्फॉर्मेशन, तो हमें यही यूज़ करना है। तो एस्केप स्पीड ऑन मून डिवाइडेड बाय एस्केप स्पीड ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए, रेशियो। देखिए फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटीज ऑन अर्थ एंड मून। तो अर्थ और मून का चाहिए। ठीक है, स्विच कर दीजिए, ये रहा अर्थ का और ये रहा मून का। एक्सप्रेशन बच्चों आपके सामने है, आप कहोगे एक बड़ा सा रूट ले लेते हैं,
2g ऑन अर्थ, जो कि g ही होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब आइए बच्चों, यहाँ पे रेडियस हमें लिखना है, तो यहाँ तो डायमीटर के टर्म्स में दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ देखिए आपने d मान रखा है, d इज़ डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ मून को d मून लिखें। तो रेडियस क्या होता है बच्चों, रेडियस विल बी डायमीटर का हाफ। तो मैं यहाँ पे रेडियस की जगह, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय एस्केप स्पीड ऑफ मून, तो 2 तो 2 ही रहेगा। जी ऑफ मून कह रहा है कि 1/6 है जी और अर्थ का, तो g/6 इनटू रेडियस क्या होगा, फिर से डायमीटर ऑफ मून का हाफ। अब डायमीटर ऑफ मून है कितना बच्चों, तो डायमीटर बाय 4 है, इसका हाफ लेंगे तो डायमीटर बाय 8 हो जाएगा। d/4 है, वो तो डायमीटर है, रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे तो d/8। सॉल्व करते बच्चों देखिए, 2 ने 2 को कैंसिल किया, g ने g को कैंसिल आउट कर दिया, d ने d को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब अंडर रूट के अंदर ऊपर बच्चों कुछ भी नहीं बचा है, सब 1/2 है। 8 और 6 जो है वो नीचे था तो ऊपर जाएगा, 8 6 जा 48 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 24 जा। बच्चों यहाँ से जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है √24 डिवाइडेड बाय 1। √24:1 का रेशियो है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी, √24:1, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। Two satellites S1 and S2 describe circular orbits of radii r and 2r respectively around a planet. If the orbital angular velocity of S1 is omega, the orbital angular velocity of S2 is। बच्चों S1 S2 दोनों सैटेलाइट का अपने पास क्या है, रेडाई है, ठीक है। S1 का रेडाई क्या है R1 एंड S2 का रेडाई क्या दे रखा है R2। तो रेडियस अपने को पता है, हमें कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S1 इज़ ओमेगा, देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, इसको ओमेगा डैश ले लेते हैं या ओमेगा 2 ले लीजिए, ओमेगा 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है बच्चों। अब ओमेगा फाइंड आउट करना है तो ओमेगा से आपको टाइम पीरियड याद आना चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड आर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। आपने केपलर्स के सेकेंड लॉ में भी थर्ड लॉ में भी पढ़ रखा है, लॉ ऑफ पीरियड्स में, कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड का जो स्क्वायर, लेट से मैं T1 का स्क्वायर लिखता हूँ, उसका रेशियो ले लेता हूँ T2 के स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा अपने पास R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब। देखिए बच्चों R1 कितना है, R1 इज़ R, तो R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 कितना है, तो R2 की वैल्यू 2R गिवन है, तो 2R का क्यूब चल रहा है, क्यूब कर दिया, दैट इज r³, 2 का क्यूब 8, r³ कैंसिल, 1/8 रिलेशन आ गया। मतलब T1/T2 अगर हमें चाहिए तो √1/8, जो कि आ जाएगा 1/√8। √8 को बच्चों आप कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 बाहर आएगा 2 बन के, तो 1/2√2, ये आ गया हमारा T1/T2। तो बच्चों T1/T2 आ गया 1/2√2 आ चुका है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ω/ω2। हमें क्या चाहिए कि इफ़ ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S1 इज़ ओमेगा, द ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S2 इज़, आप कहोगे कि T1/T2 हमें पता है, हमें क्या पता है बच्चों, T1/T2 पता है। T1 को क्या मैं 2π/ω1 लिख दूँ, डिवाइडेड बाय T2 को क्या मैं 2π/ω2 लिख दूँ, विच इज इक्वल्स टू 1/2√2। क्या सब कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, 2π कैंसिल, ω2 ऊपर गया, ω1 नीचे है, डिवाइडेड बाय 1/2√2। देखिए ω2 तो चाहिए ही चाहिए, ω1 की वैल्यू कितना दे रखा है, ओमेगा, तो ω2/ω इज़ 1/2√2। क्या मुझे ω2 यहाँ से देखने को मिल रहा है, ω/2√2, ω/2√2, ये हमें देखने को बच्चों मिल रहा है। आइए एक बार अपन फाइनल आंसर भी देख लेंगे। ω/2√2 कौन सा ऑप्शन है, ए, और ए ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप हर एक The change in the value of g at a height h above the surface of earth is same as at a depth d below the surface of earth. When both d and h are smaller than the radius of earth, then which of the following is correct? बच्चों अपन सबसे पहले जो है सिचुएशन को एक बार ड्रॉ करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेट्स से ये हमारा जो है सरफेस ऑफ अर्थ हमने इस पर ड्रॉ कर लिया है। अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पे अपन सारा का सारा मास एज्यूम करते हैं कि कंसंट्रेटेड है, m मास है अर्थ का, ठीक है। जो रेडियस है बच्चों
रेडियस ऑफ अर्थ भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन, रेडियस ऑफ अर्थ आर। अब कह रहा है कि चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट एच अबव द, अगर हम इस सरफेस ऑफ अर्थ से एच हाइट ऊपर जाते हैं तो ऑफ कोर्स क्या होगा, वहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों। जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो लेट से एच हाइट ऊपर गए अपन, एच हाइट पे जो जी की वैल्यू है उसको मैं जी एच से डिनोट करता हूँ। आगे बढ़िए, तो जो जी एच होगा वो सेम होगा एट अ डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। लेट से हम डी बिलो आ रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ से, यहाँ पे जो जी होगा उसको मैं जी डी से डिनोट कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जी एच इज इक्वल्स टू जी डी। जितना एच जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच होगा अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। एक और चीज़ ये दे रखा है, बोथ डी एंड एच आर स्मॉलर देन द। अब बच्चों जब डी वेरी वेरी लेस देन होता है रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर हमारा एच जो है वेरी वेरी लेस देन हो रेडियस ऑफ अर्थ, तो जी एच का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h बाई आर। डेरिवेशन किया है हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके, और जी डी क्या होता है, जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस डी बाई आर। तो जब ये कंडीशन दिया हुआ है तो अपन इसको यूज़ कर लेते हैं। प्रॉब्लम का है कि जी एच इक्वल्स टू जी डी, तो जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल्स टू जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस डी बाई आर। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, जी ने जी को कैंसिल किया, प्लस वन कैंसिल, माइनस ने माइनस कैंसिल किया, आर ने आर को कैंसिल किया, डी इज इक्वल्स टू 2h। ये रिलेशन आया जो कि सी ऑप्शन है। और a straight rod of length L extends from x is equals to a to L plus a. The gravitational force it exerts on a point mass m at x equals to 0 if the mass per unit length of the rod is a plus bx square is given by। बच्चों देखिए आपके पास एक स्ट्रेट रॉड जो है ले लिया है L लेंथ का, ठीक है, कितना लेंथ है, L लेंथ है। कह रहा है कि इसका एक एंड जो है वो x इज इक्वल्स टू a है, और जो दूसरा एंड है ऑफ कोर्स बच्चों ए में एल ऐड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू एल प्लस ए या ए प्लस एल, ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है कि इसी एक्स एक्सिस पे जो ओरिजिन है, लेट से यहाँ पे ओरिजिन है, x इज इक्वल्स टू 0 है, ओरिजिन है, यहाँ पे एक स्मॉल m मास है। तो इस रॉड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्मॉल m मास पे, वो बच्चों हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो अब रॉड जो है वो पॉइंट मास तो है नहीं, पॉइंट मास होता तो डायरेक्ट अपन जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं। अब पॉइंट मास नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इस रॉड को बहुत ही इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट में पहले तो तोड़ना होगा, फिर जो पॉइंट मास आएगा उस पॉइंट मास से इस m मास के बीच में क्या करेंगे अपन, फोर्स यूज़ करेंगे और बाद में पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो तोड़ने का तरीका क्या है बच्चों, x डिस्टेंस, x इज इक्वल्स टू 0 से आप x डिस्टेंस पे जाके इसको मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाके, ठीक है, x डिस्टेंस पे जाके हमने बहुत ही छोटा सा इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लिया है dx लेंथ का एक बहुत ही छोटा सा इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लिया है। क्या इस dx एलिमेंट में कुछ ना कुछ मास होगा जिसको मैंने dm से डिनोट किया है। अब dm क्या होगा बच्चों, तो dm आप कहोगे कि पूरे मास जो होगा रॉड का मास डिवाइडेड बाय लेंथ l, और हमें चाहिए dx में तो इंटू dx। उसके लिए बच्चों एक चीज़ दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा गिवन है अपने पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है dm क्या होता है, लैम्डा इंटू dx, हमें छोटे से डिस्टेंस लेंथ dx में चाहिए, तो लैम्डा इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो चलिए dm मास भी तैयार। अब इस dm मास और इस m मास दोनों को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या ये dm मास इस m मास पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा जिसको हम df कह दें। क्या इस df फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉ, बिल्कुल, g मास m सेकेंड मास इज dm अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है बच्चों, तो आप कहोगे x डिस्टेंस पे है तो एक्स स्क्वायर। क्या हमें पूरे रॉड की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना होगा, नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए बच्चों हमें इंटीग्रेशन है अंडर प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेट कर दिया किसको, df को, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एम डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर।
बच्चों कांस्टेंट है जी, बाहर कीजिए, स्मॉल एम भी कांस्टेंट है, बाहर कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम को लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स, जो कि हमारा आया रखा है ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और डिवाइडेड है बच्चों एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो आपको हो गया कि सर एक बार एक्स तो आप एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू ए पे, इस एंड पे रॉड पे रहोगे बच्चों, इस एंड पे जब आप रहोगे तो एक्स ए के बराबर है, और जब इस एंड पे चले जाओगे तो एक्स ए प्लस एल के बराबर है। तो आप कहोगे कि लिमिट क्या है, फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, ए से ए प्लस एल तक हमारा ये एक्स वेरी करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको अपन ओपन कर देते हैं, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है हमें, जी स्मॉल एम इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स है, क्या मैं इसको ए इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिमिट वही रहेगा ए से ए प्लस एल, ए से ए प्लस एल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अपन, जी एम ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो कांस्टेंट ही है, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर -2, इंटीग्रेट कर ही दे रहे हैं तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, कर दिया हमने वो काम। लिमिट है ए से ए प्लस एल, वो भी लिख दिया, प्लस का बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स होगा, लिमिट वही ए से ए प्लस एल। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको पूरी स्टोरी अच्छे समझ में आ गया है। जी एम अब हमारा काम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते जाना, x -2 + 1 दैट इज x -1 ऊपर है, और माइनस का 2 + 1 दैट इज, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 1/x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लिमिट ए से ए प्लस एल प्लस का बी, अपर लिमिट क्या है बच्चों ए प्लस एल, लोअर लिमिट है माइनस का ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। जी एम इंटू ए माइनस का 1/x, अपर लिमिट क्या है ए प्लस एल, माइनस माइनस प्लस का 1/a हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस का बी, ए और माइनस ए कैंसिल हो गया तो एल हो गया। आइए बच्चों इसको लिखते हैं जी एम इंटू ए टाइम्स ऑफ 1/a माइनस का 1/a प्लस एल प्लस का बी टाइम्स ऑफ एल। एक बार ऑप्शन देखते हैं, जी एम इंटू ए 1/a माइनस 1/a प्लस एल प्लस का बी एल। बच्चों सेकेंड ऑप्शन आप देखिए, जी एम इंटू ए 1/a माइनस 1/a प्लस एल प्लस का बी एल। आप देखिए जी एम ए 1/a माइनस 1/a प्लस एल प्लस बी एल, तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जेईई ने 2019 में इस क्वेश्चन को बच्चों पूछा था।